अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो के साथ तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम फिर से डिस्कस करने लगे हैं सैक एम्प्लॉइज़ से मुतल्लिक, क्योंकि आज इस केस की समाअत फिर से सुप्रीम कोर्ट में हुई और जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मामले की समाअत की। और दौरान समाअत वसीम सिजाद सैक एम्प्लॉइज़ की जानिब से पेश हुए और SNGPL के वो वकील थे, वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ जो सैक हुए थे SNGPL के, उनकी वो वकालत कर रहे थे। तो उन्होंने अदालत के अंदर पेश होकर अपने आर्ग्यूमेंट का आगाज़ किया और उनका ये कहना था कि सैक एम्प्लॉइज़ से मुतल्लिक जो एक्ट उड़ाया गया है, वो एक्ट उड़ाने का जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था, क्योंकि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को जो है वो नहीं उड़ा सकती। इसके साथ साथ उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सैक एम्प्लॉइज़ जो है वो सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत भी जो है वो बहाल नहीं हुए थे, बल्कि कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ भी थे जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आने से पहले ऑर्डिनेंस के तहत बहाल हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सिर्फ एक्ट को जो है वो उड़ाया है, एक्ट को गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस है वो अभी तक बहाल है और उस ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कुछ ऐसा भी नहीं कहा गया। तो उस ऑर्डिनेंस के तहत जो मुलाजिम बहाल हुए थे, तो उनके ऊपर तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो लागू ही नहीं होता और वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पर बहाल ही समझे जा रहे हैं, आइनी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। लेकिन उनका ये कहना था कि अफसोस से ये कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस मुशीर आलम वाला जजमेंट आया, उसके बाद इन मुलाजमीन को जो ऑर्डिनेंस के तहत बहाल हुए थे उनको भी जो है वो उड़ाकर रख दिया गया है, उनको भी बरतरफ कर दिया गया है। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे पूछा कि क्या कानून में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि जब मुलाजमीन अगर उनकी तैनाती या तकर्री गैर कानूनी करार दे दी जाए और वो 10 साल से ज़्यादा का अरसा मुलाजमत कर चुके हों, तो फिर क्या उनको पेंशन मिल सकती है। तो इस पर उन्होंने कहा कि पेंशन के हवाले से कवानीन अगरचे मौजूद हैं और जितने भी मुलाजमीन को बरतरफ किया गया उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 10 साल से भी ज़्यादा है, तो वो पेंशन के हकदार जो है वो हैं। तमाम उन्होंने कहा कि आप अपनी जो जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं SNGPL, उस के हमें कवानीन बता दें। तो इस पर जो थे अपने वकील वसीम सिजाद, उन्होंने कहा कि ऐसा मेरी इस सवाल से कोई ख़ास जो है वो तैयारी नहीं, मुझे नहीं पता कि SNGPL के कवायद और कानून पेंशन से मुतल्लिक क्या कहते हैं। ताहम उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर ये कहा कि ये जो सैक एम्प्लॉइज़ हैं, इनका जो फैसला है इनको बरतरफ करने का, वो फैसला ही बुनियादी तौर पर गैर कानूनी है और उसमें बहुत सारे ऐसे शगाफ मौजूद हैं। ताहम उन्होंने ये भी वाज़े तौर के ऊपर कहा कि ये सारे एम्प्लॉइज़ जो हैं ये पेंशन के भी हकदार हैं, क्योंकि इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 10 साल से कहीं ज़्यादा अरसा ये अपनी मुद्दत मुलाजमत कर चुके हैं। इसके साथ साथ जस्टिस जो सिजाद अली शाह हैं, उनका ये कहना था कि आप जो है वो आप हमें मुतलका कवानीन बताएं। उन्होंने कहा मुतलका कवानीन मैं क्या बताऊं, अदालत जो है वो इतनी तफसील में क्यों जाना चाह रही है, जबकि ये एक नज़रसानी का केस है और नज़रसानी केस के अंदर अदालत ने अपने फैसले में गलतियों को देखना होता है और मैं वो गलतियों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। लेकिन अदालत इतनी तफसील में क्यों जाना चाह रही है। अगर अदालत तफसील में जाएगी तो फिर ये नज़रसानी का केस नहीं रहेगा, बल्कि ये तो एक अपील हो जाएगी जिसमें आपने फिर मेरिट को देखना होगा। तो इसके साथ उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर अदालत तफसील में भी जाना चाहती है तो फिर हमारी इस नज़रसानी को फिर अपील के तौर पर देखा जाए, क्योंकि हमें जब ये केस सुना जा रहा था उस वक्त हमें ना ही नोटिस मिले थे और ना ही हमें सुना गया। तो ठीक है, अगर अदालत इस सीमत में जाना चाहती है तो हम फिर भी तैयार हैं कि अदालत हमें सुने और हम अदालत की जो है वो मुकम्मल तौर पर मुआवनत करेंगे। और इस सवाल से उन्होंने एक और नुक्ता भी उठाया जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर है। वसीम सिजाद का ये कहना था कि ये जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं ये इन दिनों बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गार होने की वजह से इनकी जो तनख्वाहें हैं वो नहीं आ रही और ये मिडिल एजेस में पहुंच चुके हैं, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इनके पास अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाने के भी पैसे नहीं रहे। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है इनको बहुत जल्द जो है वो बहाल करे ताकि ये अपने जो ओहदे हैं, जो अपनी नौकरियां हैं, उन पर वापस चले जाएं। तो वसीम सिजाद के दलाइल ख़त्म होने के बाद इफ्तिखार गिलानी जो स्कूल टीचर्स की जानिब से वकील थे वो आए और उन्होंने अदालत में को ये पॉइंट आउट किया अदालत के अंदर कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट चाहे जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ क्यों ना हो, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट उसको कल अदम करार नहीं दे सकती। और सुप्रीम कोर्ट को तो देखना चाहिए
کہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا گیا تھا، جو اسمبلی نے، جو قانون سازوں نے کس حکمت کے تحت ان لوگوں کو بحال کیا، سپریم کورٹ کو تو اس کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو نہیں دیکھا اور بغیر دیکھے ہی ان لوگوں کو نوکریوں سے جو ہے وہ برطرف کر دیا اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کو اڑا کر رکھ دیا، جو کہ سپریم کورٹ کا جو ہے ہرگز یہ اختیار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور نقطہ بھی اٹھایا، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اپنے واضح فیصلے موجود ہیں کہ جب بھی اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس میں اٹارنی جنرل کو اور باقی جو دیگر لا افسران ہیں ان کو سنا جاتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس متعلقہ کیس کے اندر نہ ہی لا افسران کو سنا گیا اور نہ ہی اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری ہوئے۔ تو پھر ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ قواعد اور ضوابط کے مطابق ہے؟ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہماری بار بار سپریم کورٹ سے ہم یہی استدعا کر رہے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ فیصلہ کالعدم قرار دے اور ان ملازمین کو بحال کرے۔ تو افتخار گیلانی کے بعد آئی بی کی جانب سے اعتزاز احسن جو ہے وہ روسٹم پر آئے اور انہوں نے جو ہے واضح طور کے اوپر یہ موقف اپنایا کہ میں آئی بی کا ملازم ہوں اور آئی بی کے اندر جتنے بھی امپلائیز تھے وہ سارے سول سرونٹ کے تحت آتے ہیں اور ان کی ڈیفینیشن بھی ان کو سول سرونٹ کے تحت ان کو ڈیفائن کیا گیا اور ان کی تمام تقرریاں جو ہوئی تھی وہ ضابطے اور قانون کے مطابق تھی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 1996 میں جب کیئر ٹیکر حکومت آئی، یعنی کہ جو نگران حکومت تھی، اس نے ان کو برطرف کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیئر ٹیکر کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہوتا، جو ایک مستقل حکومت ہوتی ہے چلو وہ اگر کوئی ایسا اقدام کرے تو ہم مان سکتے ہیں، کیئر ٹیکر جس کا صرف ٹوٹل جس کا جو تھا مینڈیٹ وہ صرف ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کرانے ہوتے ہیں، تو اس کو کس نے یہ اختیار دے دیا کہ وہ آئی بی کے ملازمین کو جو ہے وہ برطرف کرے؟ اس کے تحت اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ بھی موقف اختیار کیا کہ آئی بی کے ملازمین جو برطرف ہوئے ہیں اس فیصلے سے وہ غیر قانونی طور پر برطرف ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ملازم جو ہیں وہ سول سرونٹ کے تحت آتے ہیں۔ تو اس پر جسٹس جو سجاد علی شاہ تھے انہوں نے کہا کہ بلکہ جسٹس قاضی امین انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آئی ایس آئی یا آئی بی میں جو تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ کس قاعدے اور قانون کے تحت ہوتی ہیں؟ تو اس پر اعتزاز احسن نے کہا کہ مجھے پتہ ہے اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی بی کے جو ملازمین جن کی بھرتیاں ہوئی تھی وہ قاعدے اور قانون کے مطابق ہی ہوئی تھی اور ان کی جو بھرتیاں تھیں اس کو عدالت جو ہے وہ کالعدم نہیں قرار دے سکتی اور نہ عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ اعتزاز احسن کے دلائل جاری تھے، تاہم عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے کہ آپ 5 منٹ میں اپنے دلائل ختم کر سکتے ہو۔ تو اعتزاز احسن نے کہا نہیں، مجھے کچھ زیادہ وقت چاہیے ہوگا۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو کل سن لیں گے کیونکہ ہمیں دوسرے کیسز بھی سننے ہیں۔ تو بعض عدالت جو ہے وہ کیس کل یعنی کہ کل 11:30 بجے تک ملتوی کرتے ہوئے عدالت جو ہے وہ واپس چلی گئی اور کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک اب ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ تو کیس کے اندر کا جو کورٹ روم نمبر 1 جہاں پہ یہ 5 رکنی لارجر بینچ کیس سن رہا تھا اس کا ہم نے احوال دیا کہ کس طریقے سے وکلا نے آرگیومنٹ کیے اور پھر ججز کے اس حوالے سے کیا ریمارکس تھے۔ یہ کورٹ کے اندر کی جو تھی سٹوری وہ میں نے آپ کو بتا دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ میں بار بار جو وکلا ہیں سیکڈ امپلائیز کے برطرف ملازمین کے انہوں نے بار بار یہ موقف اختیار کیا، ایک آج نہیں متعدد مرتبہ، شاید ہر پیشی پہ کہا جاتا ہے کہ ان ملازمین کو جو ہے وہ بحال کیا جائے، لیکن افسوس ہے سپریم کورٹ ابھی اس حوالے سے کوئی ایسا اقدام نہیں کر رہی اور ایون کہ یہ بھی کہا گیا کہ ہیومینٹیرین بیسس کے اوپر عدالت جو ہے وہ ان کو بحال کر سکتی ہے۔ تاہم سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک نظر ثانی کا جو کیس ہوتا ہے میں آپ کو بتا چلوں وہ اس کے جو دائرہ اختیار ہوتا ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے، اس میں آپ جو ہے وہ تمام میرٹ کو ڈسکس نہیں کر سکتے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ فیصلہ قاعدے اور قانون کے تحت دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جسٹس مشیر عالم کا فیصلہ تھا جس سے 16,000 امپلائیز متاثر ہوئے، اس میں جو ہے وہ بہت ساری ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ایسی غلطیاں موجود ہیں جن کو سپریم کورٹ کو درست کرنا چاہیے اور قانونی طور پر بھی وہ فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اٹارنی جنرل کا اور باقی وکلا کا بھی یہی واضح طور کے اوپر موقف ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ فیصلہ کیوں غیر قانونی طور پر دیا گیا۔ اب اس میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ جب ایک چیز ثابت ہو جائے کہ اس میں جو دیگر جو فریقین ہیں یعنی کہ 16,000 متاثرین جو ہے یہ باقاعدہ فریق تھے اس کیس کے اندر، لیکن ان کو نوٹسز جاری نہیں کیے گئے، ان کو سنا نہیں گیا۔
تب سپریم کورٹ کے لیے یہ ایک ہی نقطہ کافی ہے ان ملازمین کو بحال کرنے کے لیے یا ان کا پوائنٹ آف ویو سننے کے لیے کہ آپ کو ٹھیک ہے جو ججمنٹ آئی تھی اس میں آپ کو نہیں سنا گیا اور وہ ججمنٹ قاعدے اور قانون کے مطابق اور سپریم کورٹ کے اپنے رولز کے مطابق پوری نہیں اتر رہی تو ان کو عدالت بحال کر سکتی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کی بحالی جو ہے وہ نہیں ہو رہی. پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو نقطہ ہے اس میں کہ ٹھیک ہے ان ملازمین کو تو نہیں سنا, اوکے نہیں سنا, لیکن اٹارنی جنرل کو اور جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے ان کو تو سننا چاہیے. ایڈوکیٹ جنرل جو باقی صوبوں کے ہیں, پنجاب کے, سندھ کے یا کے پی کے یہ جو باقی ملازمین تھے یعنی کہ جو باقی صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سننا چاہیے تھا, ان کو بھی نہیں سنا گیا. اب یار کیا سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے سکتی ہے جو سرکاری ملازمین سے متعلق ہو اور اس میں اٹارنی جنرل کو بھی نہ سنا گیا, اس کو نوٹس تک بھی جاری نہ کیے گئے ہوں, یعنی کہ وفاق کا یا صوبوں کا موقف ہی نہیں آیا اور وفاق کے جو ملازمین ہیں ان کو برطرف کر دیا گیا. اب اس سے بڑی غلطی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑے لکونہ موجود ہیں سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے اندر جو جسٹس مشیر عالم نے دی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ بھی جو ہے وہ سب سے اہم ہے, وہ نقطہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ قانون کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے اور جو ہوتا ہے کہ شفاف انصاف, ٹھیک ہے نا, اس کی فراہمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آرٹیکل 25A کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا ان کو جو ہے وہ شفاف انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اس حوالے سے بھی پورے نہیں ہوئے. اور پھر چوتھا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جیسے آج وکلا نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی کے یا جو پارلیمنٹ ہے یہ جو کوئی ایکٹ بناتی ہے, سپریم کورٹ کو اختیار ہی نہیں ہے. وہ ایکٹ اگرچہ غیر قانونی ہی کیوں نہ ہو, سپریم کورٹ کو یہ ہرگز اختیار نہیں کہ وہ اس ایکٹ کو جو ہے وہ اڑا دے. تو یہ تقریباً 4 سے 5 بڑی بڑی غلطیاں اس ججمنٹ کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ نظر ثانی کے اندر اتنی ڈیٹیل میں کیوں جانا چاہ رہی ہے اور پھر ابھی تک ان لوگوں کو بحال کیوں نہیں کر رہے کہ آئے روز شاید ان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ تو یہ لوگ ہی جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. تاہم میرے پیچھے بہت سارے امپلائیز موجود ہیں, ہم ان سے ان کی رائے جاننا چاہیں گے کہ ان کو کیا مسائل آ رہے ہیں اور آج کل ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے جو وہ کیسے گزری ہے, کیونکہ ان کی جو تنخواہیں تھیں وہ بند ہو چکی ہیں, ان کو بچوں کو پڑھانے کا مسائل ہے, کچن چلانا ہوتا ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور یہ سپریم کورٹ سے کیا توقع رکھتے ہیں, کیونکہ جب بھی سپریم کورٹ میں سماعت ہوتی ہے تو یہ بیچارے بڑی تعداد میں یہاں پر ایک امید اور ایک آس لے کر آتے ہیں کہ شاید آج سپریم کورٹ ان کو بحال کر دے گی. لیکن افسوس ہے کہ ہر پیشی کے اوپر ان بیچاروں کو جو ہے وہ مایوسی ہوتی ہے. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. سر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اس وقت مسائل کیا ہیں اور آپ کی سپریم کورٹ سے کیا استدعا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کو بحال کرے اور کیوں جلد بحال کرے؟ سر ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ تو جو نا ایک انصاف کرنے والا ادارہ ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انصاف میں دیر کیوں کریں. ہم سندھ سے آئے, حیدرآباد سے آئے, آپ کو بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کے کانوں کے ٹاپس بیچ کر یہاں پہ پہنچا ہوں. کس حالت میں پہنچا ہوں یہ ہمیں پتہ ہے. 6 مہینے سے ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی, ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے, ہم پریشان ہیں بہت. سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے, سپریم کورٹ کیا چاہتی ہے. ہمیں کھلا رہی ہے کہ گیم کھیل رہے ہیں. اتنا مشکل ہی نہیں ہے کہ آپ جو نا ایک پارلیمنٹ کو جو نا قانون کو اڑا رہے بھائی صاحب جو نا. پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا کہیں, ہم کو رونا آتا ہے صرف. صحیح. یہ میرے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں. جی سر, میں صفدر علی ابڑو ہوں سر, کراچی سے آیا ہوا ہوں اور OGDCL سے میرا تعلق ہے. یہ 17 اگست کے ڈیسیزن سے ہم سارے ڈسٹرب ہیں. بالکل بھائی صاحب نے بالکل صحیح کہا, بڑی مشکل حالات میں ہم چیزیں بیچ کر یہاں پہنچ رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو سامنے بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے سفید, تو ہمیں انصاف ملے گا. 5 ماہ سے ہمیں تنخواہ نہیں ملی, ہماری حالت بہت پریشان ہے, لیکن ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بول سکوں. جی وہ آپ کی آواز بھی بتا رہی ہے. ہم بس سپریم کورٹ سے یہی ڈیسیجن کریں گے کہ خدا کے لیے ہم عوام پر رحم کریں. جب آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ سپریم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور اپنی ایکسٹیشن کراتے ہیں, تو ہم عام لوگ کہاں جائیں؟ ہم کس کو فریاد کریں, کس کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے؟
तो हम आपकी तरफ ही हम देख रहे हैं, हर पेशी पर हम यहाँ आ रहे हैं, कराची से किराया खर्च करके टाइम निकाल कर। खुदारा हमारे ऊपर, हमारे बच्चों पर रहम करें। ये हमारे साथ एक और भाई हैं, ये भी शायद सिंध से आए हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं और ये क्या सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहते हैं। जी, मेरा नाम महफूज अली अबड़ो है और मेरा ताल्लुक़ OGDCL कराची से है। 17 अगस्त के डिसीजन को 110 दिन गुजर गए हैं और तकरीबन 150 दिन हो गए हैं हम बग़ैर सैलरी के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 17 अगस्त की जजमेंट में सबको पता है कि 3-4 बहुत बड़े जेन्युइन जो फॉल्ट्स थे। कि पहली बात कि हम पिटिशनर ही नहीं थे और हमें सुना ही नहीं गया, हमें उस हक़ से महरूम किया गया और हमारे ख़िलाफ़ जो है ये फ़ैसला आ गया और हम 12 साल की जो रेगुलर मुलाजमत कर रहे थे और हमें अचानक रात को हमें टीवी के ज़रिए ख़बर चलती है कि भाई तमाम मुलाजमीन बरतरफ हो गए और हम घर पे चले जाते हैं। तो ये कैसा इंसाफ है? हम किस मुल्क के बाशिंदे हैं कि 12 साल की रेगुलर मुलाजमत करने के बाद भी हमारे मलाइकों तक को, फरिश्तों तक को भी पता नहीं था कि कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई केस चल रहा है और हमें इस तरह से नौकरियों से बेदखल कर दिया जाएगा। तो मेरी इल्तिजा है हुकूमत वक्त से, इस मौजूद अदलिया से, और बड़े हम पर उम्मीद हैं। हमारी जो बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी कोई फर्स्ट एड, एक बंदा ज़ख्मी हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको फ़ौरन जो है उसको फर्स्ट एड दी जाती है। तो 5 महीने से हम इस सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, तो उस हमारे ज़ख्मों को कोई मरहम लगाने के लिए तैयार नहीं है। हम हज़ारों रुपए खर्चे करके कराची जो पाकिस्तान का एक कोना है, उस कोने से हम सफ़र करके इस्लामाबाद पहुंचते हैं और हमेशा ये ज़ख्म लेके दिलों पे चले जाते हैं कि फिर अगली तारीख पे चले गए, फिर अगली तारीख पे चले गए। खुदारा हमारे बच्चों को देखें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को देखें। वो 30 अफराद देखें जो फोत हो गए, इस तहरीक में अपनी जानें दे के चले गए। उनकी बेवाओं को देखें, उनके मासूम, उनके यतीम बच्चों को देखें। तो खुदारा हमारे साथ इतना जुल्म मत करें। हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, वफादार शहरी हैं, और हमें हमारे हकूक़ दे। हमारे हकूक़ कहाँ हैं? ये पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं। पार्लियामेंट क्यों बनाई गई है? ये पार्लियामेंटेरियंस क्यों बैठे होते हैं कि ये हमारे हकूक़ का दिफा करते हैं? तो हमारे हकूक़ कहाँ हैं? हम ये 16,000 जो ख़ानदान हैं, तो हम अपने हकूक़ के लिए किसके पास जाएं? तो खुदारा हमें इंसाफ दे, इंसाफ दे। अस्सलाम वालेकुम। ये एक और दोस्त हैं, शायद ये बलूचिस्तान से आए हैं। जैसे आपने देखा कि सिंध से, पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, तो हम इनसे राय लेते हैं। पहले आप अपना नाम बता दें और फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार खान बादिनी है और मैं बलूचिस्तान कोटा से मेरा ताल्लुक़ है और मैं SSGC सुई गैस की तरफ से हूँ। दोस्तों, साथियों, ये आपको सबको मैं बताता चलूँ कि 17 अगस्त का जो ज़ालिमाना फ़ैसला मुशीर आलम की सरबराही में किया गया, पता नहीं ये उन्होंने जो जानते बूझते हुए किया या पता नहीं किस तरह किया फ़ैसला, हमें समझ नहीं आ रहा है कि 12 साल के पक्के मुलाजमीन और आइन को तोड़ना और आइन को ख़त्म करना, इनके लिए एक आइन मेरे ख्याल से एक कागज़ का टुकड़ा नज़र आता है। और उसके नीचे उन्होंने ये नहीं सोचा कि 17,000 16,000 ख़ानदान इससे मुतासिर हो जाएंगे और एक बंदे के पीछे अगर 7-8 बंदे भी फैमिली मेम्बर्स लगाएं तो ये लाखों लोगों को मुतासिर किया है। इस वक्त हमारे मुलाजमीन रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। 30 से ज़ायद हमारे मुलाजमीन इस वक्त इस सदमे की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। पता नहीं हम अभी हमारे हुक्मरानों को या हमारे अदलिया के बड़ों को इस हम पे कब रहम आएगा, जब हम इस तरह ज़ालिमाना फैसले का शिकार है और हम आओ फरियाद कर रहे हैं। हमारे इदारों ने हमारी तमाम मरात सीज़ की हुई हैं और 5 महीनों से हम एक पाई हमारे मुलाजमीन के पास नहीं है। हमें पता है कि हम इतनी दूर से किस तरह अपने हमारे दोस्त आते हैं और हम यहाँ पे किन मुश्किलात से होकर आते हैं। हमारे सफ़र में भी ख़तरात होते हैं और कर्ज़ लेकर अभी तो हमारे मुलाजमीन को कोई कर्ज़ भी नहीं दे रहे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो खुदारा हम अदलिया से अपील करते हैं जस्टिस बंदियाल साहब की सरबराही में कि खुदारा आपने लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया है। इस बेंच की तवसत से हम तमाम मुलाजमीन पर रहम किया जाए और हमारे अपने हक दिया जाए और हमें बाल किया जाए। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कामरान क्यूम पंजाब से तल्लुक़ है। सबसे पहले ये डिफरेंस नवीयत के केस थे। अब ये कहते हैं कि कंट्रैक्ट ख़त्म हो गए थे। हमारे तो कंट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुए थे, हमारे कंट्रैक्ट अभी चल रहे थे। असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई थी, नई गवर्नमेंट आ गई थी, उन्होंने सारा कुछ सील कर दिया था और हमें टर्मिनेट कर दिया गया था। जब टर्मिनेट कर दिया गया था तो हम यानी
रोज़गार हो गए, तो 10-11 साल के बाद गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने एक असम्बली से, पार्लियामेंट से एक एक्ट बनाया और उस एक्ट के तहत हमें बहाल करके हमें वापस बुलवाया गया। हमारे बाकायदा दोबारा फिर हमारे इंटरव्यू हुए, हमारे टेस्ट हुए, हत्ता के यानी हम लोअर स्केल्स में आते हैं 1 से 16 तक, तो हमारा जो बाकायदा जो NITB का जो ये उसका IT का वो है, वो दोबारा टेस्ट दिया गया, उसमें हमने क्लियर किया और हमें अपनी नौकरियों पे जो है ना वो उन्होंने रखा। और हमारी अगर हमारी कोई नाअहली है तो आप हमारे ऑफिस से, हमारे डिपार्टमेंट से, हमारी PR, हमारी ACRA चेक कर लें। अगर वहाँ पे होता है तो हमें बेशक आप टर्मिनेट कर दें, फारिग कर दें, लेकिन खुदारा ऐसा जुल्म ना करें कि मसलन हमारे बच्चों के मुंह से निवाले छीन लें और इतना जुल्म करें कि बीमारों को जो है ना उनसे जो है ना इलाज से महरूम कर दें। बहुत से हमारी फैमिली में बीमार हैं, उनकी जो है ना ट्रीटमेंट नहीं हो रही, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा, स्कूल से जो है ना वो बाहर निकाले जा चुके गए हैं। तो यानी खुदारा मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये मसलन हम कौन सी जो है ना दुनिया में रह रहे हैं, या मसलन कौन सा, हमने तो समझा था कि शायद हो सकता है कि ये गवर्नमेंट हम लोगों को कोई थोड़ा सा रिलीफ देगी। हमने तो इसलिए तब्दीली का जो है ना नारा भी लगाया और सपोर्ट भी की, लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया कि एक रोज़गार लगा हुआ था, एक लाइफ चल रही थी और हमें जो है ना इस तरीके से जो है ना रोडों पे ले आए, बच्चों को स्कूलों से निकलवा दिया, मुंह से निवाले छीनेंगे। किस तरीके से ये लोग और हम लोग गुजारा कर रहे हैं, ये आप लोग डिज़र्व यानी सोच ही नहीं सकते कि किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द जो है ना बहाल किया जाए और इंसाफ दिया जाए। हम बस इस उम्मीद पे जो है ना हर हेयरिंग पे आते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि शायद हो सकता है हमारे हक़ में फ़ैसला हो जाए, लेकिन आज तक तो अभी तक हम मायूस हैं। तो हम दुआ करते हैं रब्बुल इज़्ज़त से कि रब की ज़ात हम पे करम करे और सुप्रीम कोर्ट वाले जो हैं हमें बहाल करें। शुक्रिया। जी, ये आपने राय तकरीबन सुनी कि ये जो बरतरफ मुलाजमीन थे इनकी आपने राय सुनी, और इनका यही कहना है कि वो किस तरीके से कोई बकरी बेच के आता है, कोई अपनी बेटी के जो है वो कांटे बेच के आ रहा है, और ये भी कहना चाहिए, ये कह रहे हैं कि हमें जो है अब लोगों ने कर्ज देना भी जो है वो ख़त्म कर दिया है, छोड़ दिया है, और इनके जो मुँह के निवाले हैं वो भी छीन लिए गए हैं। बहरहाल ये हर पेशी के ऊपर पाकिस्तान के मुल्क भर से, कोई सिंध से, कोई बलूचिस्तान से, कोई खैबर पख्तूनख्वा के किसी कोने से यहाँ पर ये लोग आते हैं, और यहाँ पर आकर जो है वो इस उम्मीद पे और इस आस के साथ आते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट आज इनको बहाल कर दे। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें तय हो गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो 17 अगस्त का फैसला था जस्टिस मुशीर आलम वाला, वो गैर कानूनी फैसला था और उसमें बहुत सारी कानूनी खामियां और लकूना मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद समझ से बालातार है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों इस मामले को इतना ज़्यादा तूल दे रही है। और इवन के इंसानी बुनियादों पर भी इन मुलाजमीन को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस्तदाएँ की गई और कहा कि मुख्तसर फैसला दे दिया जाए, या वो जो जजमेंट है उसको बुरी तौर के ऊपर उसको जो है वो कलअदम करार दे दिया जाए या मुअत्तल करार दे दिया जाए, ताकि ये लोग इनकी तनख्वाहें जो है वो आ सकें और इनकी जो फैमिली है वो ज़्यादा सफ़र ना करे और उनका जो है अपना रोज़गार वो बहाल हो सके। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनको इंसाफ नहीं मिला। ये मायूस नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, ये लार्जर बेंच को चाहिए कि ठीक है भाई, आप अपनी कानूनी और बहस आप जारी रखें, लेकिन कम से कम इनको तो बहाल कर दें। बाद में जो भी फैसला आएगा वो उस टाइम देखा जाएगा, लेकिन अभी जो है वो इनको बहाल किया जाए, क्योंकि जो महंगाई है, बेरोजगारी है और इनके जो हालात है वो बहुत मसाइल का शिकार हैं। बहरहाल अलमुक्सर ये कि 30 लोग पहले भी अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठे हैं। अब ये लोग मजीद किसी नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट को अब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, क्योंकि इंसानी बुनियादों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का काम भी यही है। सुप्रीम कोर्ट के अपने कवायद में, अपने कानून में है कि जहाँ एट लार्ज यानी कि पीपल्स एट लार्ज का मामला हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक का मामला हो, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर एक्शन लेती है। लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि इन 16,000 मुलाजमीन और इनके अगर हम ख़ानदानों को मिला लेंगे तकरीबन लाखों में
चले जाते हैं, इनके जो फैमिली मेम्बर हैं, उस सवाल से पता नहीं सुप्रीम कोर्ट अभी तक क्यों जो है वो खामोश बैठी हुई है और इस समात को तूल पे तूल दे रही है, तरीक पे तरीक मिल रही है, लेकिन इन बेचारों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह फिर हम एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।